एक प्रभावी कक्षा में पूछा गया है क्या होता है, तो अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। तीसरा है, शिक्षक जो है चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। चौथा है, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। तो देखिए, एक प्रभावी कक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जब एक प्रभावी शिक्षा होती है तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो लोकतांत्रिक होता है। और क्या होता है कि वहाँ पे जो है बच्चों को जो है हर एक चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ना कि उनको हतोत्साहित किया जाता है। और जो शिक्षक क्या करते हैं, चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं और शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। यानी शिक्षार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है, उनको उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर उनको शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चों की सीखने की जो क्षमता है वो बहुत ही जो है अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है जिसको हम एनसीएफ कहते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है ये किस रूप में होती है? तो शिक्षक की भूमिका जो है अनुमतिपरक की होती है, सुविधादाता की होती है, सत्तावादी या अधिनायकीय की। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक शिक्षक की जो भूमिका होती है ये सुविधादाता के रूप में होती है। अगला है, एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, एनसीएफ की ही बात हो रही है। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की गई है। तो क्या बोलते हैं इसको? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद। तो जो एनसीएफ है ये अपनी समझ को रचनावाद से प्राप्त की गई, यानी ये रचनावाद को जो है अहम भूमिका देते हैं। अगला है, पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो देखिए, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो जो है एक अध्यापक को धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि हर पृष्ठभूमि के बालक होते हैं और उनमें जो है बहुत प्रकार की एनर्जी होती है जिसको उन्हें धैर्य और दृढ़ता से ही पढ़ाने की आवश्यकता होती है। अगला है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो पहला है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा है, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने में अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। चौथा है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं सृजनात्मकता की, तो प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं उनके अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर को उपलब्ध कराना ही इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चे को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो रुचि की बात की गई है, तो जब आप बच्चों को गतिविधि करने के लिए देंगे तो ये जो है सबसे अधिक अच्छी मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, एक विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर आकर सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी के जो अनुभव हैं और प्रत्यक्षण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों को अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। अगला है हमारा, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा एवं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री, या फिर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता। तो ये जो है सक्रिय भागीदारिता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
जब बच्चा फेल होता है तब इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल है। देखिए, कभी भी हम बच्चे की गलती नहीं देंगे, कभी भी हम नेगेटिव आंसर की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बच्चा फेल हुआ है तो यहाँ पे व्यवस्था फेल है, यानी कि टीचर्स के पढ़ाने में कमियां हैं और जो वहाँ का जो शिक्षण पद्धतियां हैं उनका नहीं यूज़ किया गया है, और भी कई सारी जो दिक्कतें हैं वो हैं। बच्चे में कोई भी गलती नहीं देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित जो है अनुदेश, परीक्षार्थियों में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या फिर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? समय सारणी, प्रगतिशील शिक्षा की यहाँ पे बात हो रहा है, तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये जो है एक प्रगतिशील कक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब एक निर्योग बच्चा पहली बार जो है क्लास में आता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे निर्योग बालक की ही बात हो। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अनुवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जब हम सकारात्मक वातावरण निर्माण की बात कर रहे हैं तो सभी बच्चों को हमें समान जो है अवसर देना चाहिए और उनके लिए लक्ष्य भी समान ही निर्धारित करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। अगला है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए बच्चों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, मतलब शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक जो है शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रुटियों के संबंध में कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन को दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, मोहन का पक्ष लेकर भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। तो यहाँ की गतिविधियों के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो वो प्रश्नों के उत्तर देने में योग्य नहीं है, ये तो कोई आंसर नहीं है। देखिए, वो रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है कि अगर वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही है तो उसको सीधे बिठा दिया और दूसरे से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन फिर वो उसको ईजी करने के लिए उसके शब्दों को घुमा दिया। तो ये रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यानी समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। देखिए, यहाँ पे नहीं है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। समूह कार्य में ये तो सक्रिय रूप से सही माना जाएगा अगर यहाँ नहीं होता।
और अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं को हिस्सा लेने में, ये भी सही जो है पॉजिटिव आंसर है। शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं उन प्रश्नों को याद करने के लिए हम नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं, यानी योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो जो शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में से किस विचारक द्वारा किया गया, यानी बाल शिक्षा के समर्थन में से जो विचारक की बात की गई है कि किसने इनको जो है समर्थन किया है बाल केंद्रित शिक्षा को। देख लेते हैं, एरिक एरिक्सन, B.F. स्किनर, चार्ल्स डार्विन या फिर जॉन डीवी। तो ये जॉन डीवी जो हैं ये बाल केंद्रित शिक्षा को जो है प्रोत्साहन देते हैं, इसको ये अच्छा मानते हैं। अगला है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो जब एकल अभिभावक की यहाँ पे बात आती है तो हमें क्या है, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ जो है समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करेंगे। अगला है, अंतपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थियों के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधि, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो जब अंतपरक शिक्षक की बात आ रही है तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहकरण की विविध रूपों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलती करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया है। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस आना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। जो बच्चे शोर कर रहे होते हैं उनको अपने सामने आगे बिठाना चाहिए, इस प्रकार का जो है उनको व्यवस्था में चेंज करना चाहिए। अगला है, रिक्त स्थान है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी जो तथ्य हैं संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से संयोजित है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें पूछा है किसके अतिरिक्त, तो हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता एवं दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, ये ही आंसर सही हो जाएगा। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कोई कर्षण संवर्धन करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील कक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण किस प्रकार से किया जाता है। इससे अपेक्षा की जा सकती है कि किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी यह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार जो है अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता और का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियम विनियमों का
पालन करने के लिए तैयार हो सके। तो जब यहाँ बात करते हैं हम सीबीएसई के जो है प्रतिमानों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का जो है निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित करके अग्र शिक्षण की तकनीकें अपनाकर। तो शिक्षण के अधिगम पर बल देने से किसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति को अपनाकर ही किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, तो किसके द्वारा सीखते हैं, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से। तो व्यक्तिक और सामूहिक रूप से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो यहाँ पे बात हो रही है मात्रा और प्रकार में परिवर्तन की। तो मात्रा और प्रकार में परिवर्तन की यहाँ बात हो रही है, तो बच्चे के निष्पादन के स्तर को देखते हुए ही हम इस बात को तय करेंगे। अगला है इन कथनों में से किससे सहमत हैं आप। तो पहला है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी का कारण है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति जो है प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं किससे असहमत है, तो देखिए एक बच्चे की जो असफलता क्या है, व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में उसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव आंसर है और जो है बच्चे के प्रति उसकी प्रतिबिंबिता को दर्शा रहा है। अगला है एक बाल केंद्रीय शिक्षा में शामिल है, क्या है, तो बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के लिए हस्तपरक जो गतिविधियां हैं इनके अंदर ये जो है बाल केंद्रीय शिक्षा का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगला है प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए, दृढ़ रहना, और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है समस्या समाधान और आलोचना चिंतन पर अधिक बल देना, आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। अगला है बाल केंद्रित कक्षा में एक प्रमुख विशेषता है, उनमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोविज्ञान नियंत्रण होता है, मनोवैज्ञानिक जो है नियंत्रण होता है, जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त उपहार देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि शिक्षक के जो मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी बाल केंद्रीय शिक्षा की एक ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि अध्यापकों के अनुसार कार्य हम नहीं करेंगे। अगला है
शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में, यहाँ पे मिस्टेक है, 32वां होगा, अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित कार्य कि शिक्षार्थी जो है सब कुछ याद करते हैं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो है ग्रेड पर अंक या फिर ग्रेडों पर हों। शिक्षार्थी को सक्रिय दारिता के लिए जो है शामिल करना। शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम अवधारणाओं को जो है अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की जब बात आती है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सक्रिय भागीदारिता के लिए हम उनको शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये शिक्षकों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। ये बच्चों के विचारों को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होगा। ये अंतर्निष्ठ उपलब्ध कराती हैं विचारों को और समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है नए लगे होंगे, और ये फिलहाल नए क्या PYQ भी इसी तरीके से आते हैं, इसमें सारे मैंने PYQ भी इंक्लूड किए हुए हैं।